नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज़ एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों, आज सहायक अध्यापक एलटी का जो फर्स्ट पेपर है उसका फोर्थ यूनिट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पूरी यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यूज हमने एक ही वीडियो में यहाँ पर बनाए हुए हैं दोस्तों, डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, इसमें पहला क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है कि प्राथमिक डेटा एकत्रित किया जाता है। दूसरे में क्या लिखा है, अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाता है। तीसरे में इसमें शिक्षक सीधे सीधे तौर पर शामिल है। और अध्ययन प्रकृति में वैज्ञानिकता है या अध्ययन प्रकृति वैज्ञानिक है। तो प्राथमिक डेटा एकत्रित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। जो एक्शन रिसर्च है उसमें क्रियात्मक शब्द का हमें यहाँ पर बताना है अर्थ। इसमें जो एक्शन का वर्ड का जो अर्थ है दोस्तों, उसका मतलब है कि अध्ययन सीधे कार्य की ओर ले जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। पहला है क्या है, स्कूल की कार्यात्मक स्थिति सुधारना। दूसरा है बच्चों को उनके अध्ययन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों को उनके विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना। अगला है प्रभावी अध्ययन के लिए इस स्तंभ और संज्ञानात्मक पर्यावरण आयोजित करना। तो यहाँ पर जो उद्देश्य नहीं है वो हमें छांटना है। तो स्कूल की कार्यात्मक स्थिति सुधारना, ये तो इसका उद्देश्य है। बच्चों के अध्ययन स्तर को उठाना, ये भी सही है। प्रभावी अध्ययन के लिए स्तंभ और संज्ञानात्मक पर्यावरण आयोजित करना, ये भी है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर बच्चों को उनके विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना, तो जो गलत है वही हमें छांटना है, उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अनुसंधान प्रकृति में चक्रीय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा, मौलिक अनुसंधान या अनुप्रयुक्त अनुसंधान या कार्यवाही अनुसंधान या मूल्यांकन अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यवाही अनुसंधान। अगला प्रश्न चौथा है, दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1997, दूसरे में है 2005, तीसरे में 1995 और चौथे ऑप्शन में है 1992। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1995। ठीक है, 1995 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम ये कब अधिनियमित किया गया, 1995 में। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्न में से किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्न में से किसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसका पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा प्रधानमंत्री। तो ये वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति निर्धारित करने के लिए और उन्हें सूचीबद्ध करने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 338, दूसरे में है अनुच्छेद 346, तीसरे में है अनुच्छेद 343, चौथे में अनुच्छेद 342। तो अनुच्छेद 342 सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अनुच्छेद 342 क्या करता है, राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति निर्धारित करने और सूचीबद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 342 है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले का था डी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति, जिसको क्या कहते हैं, एस टी, ठीक है, को शिक्षा, रोजगार, सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति को शिक्षा, रोजगार और सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 342। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पिछड़े वर्ग की दशाओं की अन्वेषण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए जो आयोग का गठन किया गया उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 345, दूसरे में अनुच्छेद 344, तीसरे में 340, चौथे में अनुच्छेद 338। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 340। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एसटी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के लिए विशेष प्रावधान करता है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पहला है अनुच्छेद 346, दूसरे में है अनुच्छेद 343, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में है दोस्तों अनुच्छेद 338 ए, और चौथे में क्या है? अनुच्छेद 338। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, एसटी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान करता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए 346, ठीक है, अनुच्छेद 346। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो पहला है 82.13, दूसरे में है 70.42%, तीसरे ऑप्शन में है 68.31%, फोर्थ ऑप्शन में है 72.42%। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 70.42, ठीक है, इतना प्रतिशत उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। श्रवण बाधित, अगला क्वेश्चन 11th है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, दूसरा सांकेतिक भाषा, तीसरा यंत्र, चौथा ये सभी। तो ये तो नहीं हो सकता, यंत्र भी नहीं हो सकता, तो सांकेतिक भाषा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन 12th देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता केवल जन्मजात होती है? ठीक है, कौन अक्षमता है दोस्तों, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है बल्कि ये क्या है अक्षमता, ठीक है, अक्षमता। कौन सी अक्षमता जन्मजात होती है? पहला है श्रवण दोष, दूसरा मूक बाधिर, तीसरा दृष्टि दोष, चौथा मंद बुद्धि। तो ये तो नहीं है दोस्तों, मूक बाधिर भी नहीं है, दृष्टि दोष नहीं है, मंद बुद्धि जो कि जन्मजात होती है। ऐसी क्या होती है? जन्मजात अक्षमता है ना, ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निःशक्तता दर्शाती है, क्या दर्शाती है निःशक्तता? पहले ऑप्शन में सामाजिक कार्यों में बाधा, दूसरे में प्रत्यक्षीकरण में बाधा, तीसरे में वैयक्तिक स्तर पर बाधा, चौथे ऑप्शन में चिकित्सीय स्थितियों में बाधा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वैयक्तिक स्तर में बाधा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह शिक्षा व्यवस्था कौन सी है जहाँ मानसिक मंद बच्चे नियमित स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करते हैं? तो उस शिक्षा व्यवस्था का नाम हमें बताना है। पृथक शिक्षा होगा, या विशेष शिक्षा, या आवासीय विद्यालय, या एकीकृत शिक्षा? तो एकीकृत शिक्षा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे नियमित बच्चों के साथ जब अध्ययन करेंगे तो वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंतर्गत आता है दोस्तों, ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। भारत में PWD अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगता सूची है या सूचीबद्ध है? तो 21 प्रकार की है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर सही है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम क्या था? PWD अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगता सूचीबद्ध है? 21 प्रकार की। तो केंद्र सरकार के पास ये पावर होती है कि वह किसी भी प्रकार की क्षमताओं को जोड़ सकती है दोस्तों, ठीक है। और सबसे अब आजकल जो है इसका नाम RPWD है, RPWD, ठीक है, इस RPWD इसका नाम है। और यह कब स्थापित किया गया था? 1995, 1995। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD 2016, ठीक है, जो कि PWD अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। PWD जो अधिनियम बना 2016 में कितने प्रकार की दिव्यांगता सूचीबद्ध है? तो 21 प्रकार की, ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को पूर्व में मौजूद शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने पर बनी
शिक्षा व्यवस्था क्या कहलाती है? विशेष शिक्षा वाले जो बच्चे होते हैं उनको पूर्व में मौजूद शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने पर जो शिक्षा व्यवस्था बनती है उसको क्या कहते हैं? विशेष शिक्षा या सामान्य शिक्षा या उपचारात्मक शिक्षा या एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरे ऑप्शन में है अरुणा आसफ अली, और तीसरे में है मदर टेरेसा, चौथे में है शामांति शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की। कब, कहाँ की? कोलकाता में। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ऐसे व्यक्ति जो अपराध को अपना पेशा बना लेते हैं उनकी जीविका अपराधों पर ही निर्भर करती है, उन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो उसको पेशा बना लेते हैं अपराध को, तो उनको क्या बोलते हैं? प्रथम अपराधी, सामान्य अपराधी, बाल अपराधी या पेशेवर अपराधी? तो पेशेवर अपराधी उनको बोला जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 18वां देखिए। जो अपराध कंप्यूटर या इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कामातुर अपराधी या महिला अपराधी या साइबर अपराधी या प्रथम अपराधी, तो उसको साइबर अपराधी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे बालक ऐसे हैं। नंबर पहला ऑप्शन है जिंदगी सीखने की गति धीमी हो, जिनकी ये जिनकी होगा, जिनकी सीखने की गति धीमी हो, ठीक है, जिनकी जिनकी सीखने की गति धीमी हो, ये तो नहीं हुआ। जिनका बुद्धि स्तर 80 से 90 के बीच में है, ये भी नहीं है। मानसिक रूप से अस्वस्थ वह बालक जो असमायोजित हो, वह पिछड़े वर्ग में आते हैं। दोस्तों ऐसे बालक, पिछड़े बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और जो असमायोजित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा क्वेश्चन 19 का। प्रश्न नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के विस्तार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से क्या करता है? वर्णित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के विस्तार मंथन को सर्वोत्तम विधि से क्या करता है? वर्णित करता है। तो हमें उसका बताना है कि कौन सी विधि यहाँ पर सर्वोत्तम है। विचारों की बृहत मात्रा का उत्पादन, दूसरा है प्रदत्त प्रतिपुष्टि के साथ लघु सोपान प्रस्तुतिकरण, और सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति, भागियों के बीच अन्योन्य क्रिया। ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं। तो विचारों की बृहत मात्रा का उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित कौन सा शिक्षण विचार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत करता है? विचारों का मंथन क्या होगा? विचारों की बृहत मात्रा का जब उत्पादन होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 21। निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ठीक है, स्थूल गतिक कौशल। नंबर पहला, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार करना, या एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार करना, या तैरना या बुनाई करना। तो तैरना यहाँ पर क्या है? स्थूल गतिक कौशल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सी नहीं है, यहाँ पर सुई है, ठीक है दोस्तों। सुई में धागा पिरोना, या फुटबॉल को धकेलना, या फिर लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, या धागे में मोती पिरोना। तो ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें फुटबॉल को धकेलना। स्थूल गति कौशल का मतलब है कि जिसमें ज़्यादा पावर यूज हो रही है। ये ऑप्शन जो दिए हैं, सुई में धागा पिरोना, फुटबॉल खेलना, लिखित पेंसिल पकड़ना और धागे में मोती पिरोना, इन सब में ज़्यादा पावर हमें किसमें लगानी पड़ रही है? फुटबॉल को धकेलने के लिए मांसपेशियों को ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो स्थूल गति कौशल के अंतर्गत यह आ जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? क्या लिखा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो इसमें पहला है अनुच्छेद 341, दूसरे में है अनुच्छेद 342, और तीसरे में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 338, और चौथे में क्या लिखा है? अनुच्छेद 328। तो इसमें हमें बताना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 341, दूसरे में क्या लिखा है? अनुच्छेद 342, तीसरे में क्या लिखा है? अनुच्छेद 338, और चौथे में आर्टिकल 328। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा?
300 ये होगा सी ऑप्शन 338, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर सही होगा दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 24वां देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ये शायद रिपीट होगा, ये क्वेश्चन पहले भी किया है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा कि इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निम्नलिखित में से किसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये भी राष्ट्रपति को करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 38 और 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29-30, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 350 ए और 350 बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29 और 30। ये क्या करते हैं दोस्तों, अल्पसंख्यकों को, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, उनके शैक्षिक अधिकारों को या उसके सांस्कृतिक पहलुओं की गारंटी देता है अनुच्छेद 29 और 30। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य हैं। 5, 6, 7, 8। तो इसमें 5 हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य हैं, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार कि अनुच्छेद 339 में इसका उल्लेख है। अनुसूचित जनजाति, इसका उल्लेख किस में है, 339 में, ऐसा कथन 1 में दिया है। कथन 2 में दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339(2) संघ को कार्य शक्ति प्रदान करता है, जो राज्यों को दिशा देने के लिए विस्तारित होता है। तो इसमें अब हमें बताना है कि दोनों कथनों में कौन सही है या कौन गलत है। कथन 1 सही है या कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजाति के कल्याण का उल्लेख किया गया है और उनको शक्ति पावर प्रदान करता है, राज्यों को दिशा देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339(2) में अनुसूचित जनजाति के बारे में यह बात कही गई है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक ऐसा आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाएगा। और स्टेटमेंट 2 में लिखा है अनुच्छेद 340 यह पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। और तीसरे में स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब बताना है पहला कथन सही है, दूसरा सही है, या 2 और 3 सही हैं, या सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से सीबीएसई द्वारा निर्धारित समूह परियोजना गतिविधि का एक शक्तिशाली साधन है। पहला है सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में, दूसरे में शिक्षकों के बोझ को कम करने में, और तीसरा है नियमित शिक्षकों के द्वारा उत्पन्न तनाव को दूर करने में, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला वाला, सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा निर्धारित जो समूह परियोजना होती है, ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए जो पहला ऑप्शन है वो सही है, सामाजिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में 32 में। निम्नलिखित में एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला है जनता का समर्थन, या दूसरा है सम्मान और प्रशिक्षण, तीसरा धन, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों सम्मान और प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 33 क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। निम्नलिखित में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। हमें यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये स्टेटमेंट सेकंड पढ़ दिया हमने। तीसरा पढ़ रहे हैं दोस्तों, आयोग को मामलों की जांच या शिकायतों की जांच करते समय सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये कथन पहला सही है, दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है। दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान है ये भी सही है। दूसरे कथन में लिखा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने भी पढ़ा था टोटल 5 सदस्य होते हैं उसमें।
एक तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति और 3 अन्य होते हैं, तो टोटल 5 सदस्य होते हैं। तो तीसरे कथन में लिखा है कि जो मामलों की जांच और शिकायतों की जांच करते समय जिस प्रकार की शक्तियां शिविर न्यायालय के पास होती हैं, आयोग के पास भी वही शक्तियां होती हैं। तो ये भी सही कथन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक समुदाय को 2014 में, मतलब किस समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में जो है शामिल किया गया। तो निम्नलिखित में किस अल्पसंख्यक समुदाय को, यहाँ पर को होगा, को 2014 में अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया। पारसी, जैन, बौद्ध या ईसाई। तो जैन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। तो एक चीज़ यह आता है कि दोस्तों यहाँ पर अल्पसंख्यक जो शब्द है, अल्पसंख्यक, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक का प्रावधान किया गया है। वो किया गया है 29 अनुच्छेद में, 30 में किया गया है, और 350 ए में किया गया है, और 350 बी में, 350 बी में। तो ये इन 4 अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने 34 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए दोस्तों। और अब जो फर्स्ट पेपर है एलटी का, उसका लास्ट यूनिट बचती है दोस्तों, उसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।